माय डियर फ्रेंड, आज मैं आपको गुप्त राजवंश के बारे में, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पूरी विस्तृत जानकारियाँ दूंगा, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसे भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो मैं पहले इसके बारे में कुछ डिटेल में बताऊंगा, फिर उसके बाद इसके जो भी राजा हुए, श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, मैं इन सभी के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। तो आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इससे पहले भी मैंने मौर्य वंश पे वीडियो बनाए हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, सातवाहन, कर्ण, शुंग वंश, इन सभी राजवंशों पे मैंने वीडियो बनाए हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उन्हें जाके अवश्य देखिए। तो स्टार्ट करते हैं गुप्त राजवंश। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, मौर्य वंश तक मगध जो था वो सुदृढ़ राज्य के रूप में था, लेकिन मौर्य वंश के पतन होने के बाद सातवाहन, कर्ण और शुंग वंश ये सभी मगध के साम्राज्य को पूरी तरह से विस्तृत नहीं कर पाए और इसीलिए उनका पतन होते चला। तो ऐसा कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य के बाद गुप्त राजवंश ही एक ऐसा राजवंश आया जिसने मगध को मजबूत किया, राष्ट्रीय एकता, राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। 335 ईस्वी पूर्व से 455 ईस्वी पूर्व तक इसने राजनीतिक सूत्रों में बांधने का प्रयास किया है। ये गुप्त काल, आप इसे गुप्त काल का टाइम पीरियड मत समझिएगा, ये मैंने सिर्फ इतना बताया है कि इसमें गुप्त वंश में प्रतापी राजा हुए जिन्होंने साम्राज्य को एक करके रखा। तो सातवाहन और कुषाण के बाद, जब सातवाहन और कुषाण खत्म हो गए तो उसके बाद ही गुप्त राजवंश का उदय हुआ। गुप्त राजवंश का जो आधुनिक एरिया आज देखा जाता है वो उत्तर प्रदेश और बिहार का जो क्षेत्र है उसमें ही गुप्त राजवंश ने अपना शासन किया था। तो श्रीगुप्त जो थे उसे इसका संस्थापक माना जाता है। उसके बाद उसके पुत्र घटोत्कच आए, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आए जो कि घटोत्कच के पुत्र थे। देखिए यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहेगा आपको, श्रीगुप्त संस्थापक था या चंद्रगुप्त प्रथम। तो आप ऐसा समझिए कि श्रीगुप्त जो था वो संस्थापक था, उसने स्थापना की थी गुप्त राजवंश की। परंतु अगर आपसे ये पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन था तो वो चंद्रगुप्त प्रथम था, क्योंकि वही एक प्रतापी राजा के रूप में पहले स्वतंत्र शासक के रूप में बना। मैं आगे आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है। ये कहने का क्या मतलब है, स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में साहित्य, कला, तर्कशास्त्र, गणित, खगोल विज्ञान, इन सभी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, विकास हुआ, उत्थान हुआ। इसीलिए इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है कला, साहित्य, खगोल और विज्ञान। इसके बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं जिससे पता चलता है कि गुप्त वंश वास्तव में भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग ही था। तो स्टार्ट करते हैं अभी राजाओं को। जो श्रीगुप्त थे वो 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में इन्होंने गुप्त राजवंश की स्थापना की थी। इन्होंने खुद को क्या कहा था, महाराज की उपाधि धारण की थी। और जो पूना ताम्र अभिलेख है, प्रभावती गुप्त का जो पूना ताम्र अभिलेख है, मैं बताऊंगा प्रभावती गुप्त पुत्री थी, आगे जो शासक आएंगे उनमें मैं बताऊंगा ये किसकी पुत्री थी। तो उसके ही पूना ताम्र अभिलेख में यह कहा गया है कि श्रीगुप्त को क्या कहा जाता था, आदिराज भी कहा जाता था। तो अभी तत्काल आप इतना याद रखिए कि प्रभावती गुप्त ये शासक जितने भी हुए हैं उनमें से ही एक की बेटी है जिसने इनके बारे में श्रीगुप्त को आदिराज कहकर संबोधित किया था। श्रीगुप्त जो था उसने गया में चीनी यात्रियों के लिए एक मंदिर बनवाया था। ये सारे फेमस पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मैंने उन्हीं को इसमें इंक्लूड किया है और आपको एक कहानी के रूप में बस समझाने का प्रयास करता हूँ जिससे आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े और आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन अगर गुप्त वंश से रिलेटेड आए तो आप उसे टिक आउट कर लें। इसके बाद घटोत्कच गुप्त जो था, श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठा। इसने 280 ईस्वी से लेकर 320 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था और इसे भी महाराजा
इसने भी क्या किया था, महाराजा की उपाधि धारण की थी। और इसका भी जो क्षेत्र था, श्रीगुप्त और इसका भी जो क्षेत्र था वो मगध के आसपास ही सीमित था। जब मैं आपको समुद्रगुप्त बताऊंगा तब बताऊंगा कि समुद्रगुप्त ने अपने एरिया को फैलाया था, अपने साम्राज्य को फैलाया था। तो इसके बाद पढ़ते हैं घटोत्कच गुप्त के बाद पढ़ते हैं इसका ही बेटा चंद्रगुप्त प्रथम, इसने गद्दी पे बैठा और इसे ही गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने 319 या आप 320 भी कह सकते हैं, 320 से लेकर 334 ईस्वी पूर्व तक चंद्रगुप्त प्रथम ने मगध के गद्दी को संभाला और भारत पे शासन किया। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कुषाण काल में जो शक्ति और महत्व घट रहे थे साम्राज्य का, उसको पुनर्स्थापित करने का कार्य जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही किया था। और चंद्रगुप्त प्रथम जो था अपनी वंशावली में पहला स्वतंत्र शासक था। मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहता हूँ, पहला स्वतंत्र शासक लिखने का मतलब ये है कि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उस समय, जिस समय गुप्त वंश का उदय हो रहा था, उस समय महाराज की उपाधि सामंतों को दी जाती थी। और चूँकि श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त ने खुद को महाराज कहा था, तो ऐसा माना जाता है कि वो किसी राजा के अधीन ही थे, परंतु उन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी। तो इस तरह से पहला जो स्वतंत्र शासक बना वो चंद्रगुप्त प्रथम ही था और इसने खुद को महाराजाधिराज की उपाधि दी थी। इसने गद्दी पर बैठते ही साकेत, जो कि आधुनिक अयोध्या है, प्रयाग जो कि आधुनिक इलाहाबाद है, इन सभी को मगध का विस्तार किया और उसको अपने एरिया में मिलाया। इसने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की थी और यह गुप्त संवत जो मनाया जाता है वह इसके राज्याभिषेक के प्रतीक के ही रूप में मनाया जाता है। चंद्रगुप्त के द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे उसमें चंद्रगुप्त और कुमार देवी दोनों के ही चित्र अंकित थे। कुमार देवी चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी, लिच्छवी की राजकुमारी भी थी। तो जैसे अन्य राजाओं ने अपना साम्राज्य विस्तार वैवाहिक संबंधों के द्वारा किया, उसी तरह चंद्रगुप्त ने भी अपने साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंधों के तहत किया और लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से इसने विवाह किया था। इसके फलस्वरूप बिहार और नेपाल के हिस्सों में नियंत्रण स्थापित हो गया था। किसका? चंद्रगुप्त प्रथम का। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त को पढ़ते हैं। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी पूर्व से 380 ईस्वी तक शासन किया था और यह चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। वह एक कुशल योद्धा, विद्वान, संगीतज्ञ, कुशल शासक और कवि भी था। सबसे मेन जो वो था, एक कुशल शासक था और संगीतज्ञ था, क्योंकि समुद्रगुप्त के द्वारा जितने भी सिक्के जारी किए उसमें उसे बीना बजाते हुए देखा गया है। तो उसे वीणा का शौक़ था। वह एक संगीतज्ञ के साथ साथ एक महान प्रशासक भी था। उसने अपने राज्य का भी सबसे ज़्यादा विकास किया था। वह स्वयं हिंदू धर्म को मानता था, लेकिन बौद्ध और जैन धर्मों का भी सम्मान किया करता था। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? तो इसके कुछ साक्ष्य मिले हैं। जैसे बौद्ध विद्वान एक वसुबंधु था, जो उसके मित्र भी थे और उसके मंत्री भी थे। तो ये बताता है कि वह बौद्ध धर्म को भी उस समय मानता था। तो श्रीलंका के राजा जो थे महेंद्र वर्मन, उसने बोध गया में एक मठ बनाने का प्रस्ताव इनके राज्यकाल में पारित करवाया था। और जैसा कि आप जानते हैं, अशोक के ही समय में बौद्ध धर्म का विकास, बौद्ध धर्म का प्रचार श्रीलंका में हुआ था। अशोक ने स्वयं अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को बौद्ध धर्म के विकास के लिए श्रीलंका भेजा था। तो महेंद्र वर्मन जो राजा थे श्रीलंका का, उनको अनुमति दिया गया था, बोध गया में मठ बनाने की अनुमति दी गई थी। यह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और भगवान विष्णु का भक्त था। इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमांक की उपाधि धारण की, कविराज की उपाधि धारण की थी। अब आपने ये तो क्वेश्चन वन लाइनर में बहुत रटा होगा कि वी.ए. स्मिथ ने
समुद्रगुप्त को क्या कहा था? तो भारत का नेपोलियन के नाम से वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को कहा था। और ये क्यों कहा था? क्योंकि उसकी व्यापक सैन्य विजय, सैन्य अभियान जो था वो, उसी के कारण वी.ए. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन के रूप में समुद्रगुप्त को उपाधि दी थी। जो समुद्रगुप्त के कौन कौन से उपाधि हो गए? विक्रमांक, कविराज, भारत का नेपोलियन। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसका अभियान था वो दक्षिण का अभियान था, जिसमें 12 राज्यों को इसने जीता। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पल्लव, इस तरह के जो भी राज्य थे उस समय में, उस सभी को इसने जीता था। और ऐसा बताया गया है अभिलेखों में कि ये राज्य फिर उसने वापस कर दिया था, और इस शर्त पे कि वो नियमित कर देंगे और नजराना गुप्त राजवंश के शासकों को देते रहेंगे। इस शर्त पे उसने इन सभी राज्यों को मुक्त कर दिया था। और दक्षिण अभियान के दौरान, अब इतना महत्वपूर्ण अभियान, 12 राज्यों को अगर समुद्रगुप्त ने जीता तो उस समय उसके सेनापति कौन थे? ये एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है। तो समुद्रगुप्त के दक्षिणी अभियान के समय उसके जो सेनापति थे वो वीरसेन थे। आगे बढ़ते हैं। इसके विजय अभियान के विषय में हरिसेन का जो इलाहाबाद प्रशस्ति लेख है, और प्रशस्ति लेख क्या होता था? प्रशस्ति लेख राजाओं के बारे में उसकी प्रशंसा जो की जाती थी उसे ही प्रशस्ति लेख कहा जाता था। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इलाहाबाद प्रशस्ति को किसने रचा था, किसने बनाया था? तो ये हरिसेन, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति में लिखा था। इनके विजय अभियान को पूरी तरह से डिटेल में बताया था। एरन अभिलेख और सिक्कों में भी समुद्रगुप्त के बारे में पूरी जानकारियाँ मिलती, जैसा कि मैंने बताया सिक्कों पे यह बीना बजाते हुए देखा गया है। अन्य इसके युद्ध अभियान की भी कुछ पिक्चर्स जो हैं वो इसके सिक्कों पे बने हुए थे। इसका देहांत 380 ईस्वी में हो गया, जिसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बनकर आए। अब आपने समझा होगा कि चंद्रगुप्त का नाम चंद्रगुप्त प्रथम क्यों था, क्योंकि वो पहले चंद्रगुप्त थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम थे, फिर उसके बाद समुद्रगुप्त आए, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बने। और इसके बीच में ही एक थोड़ी सी कहानी आ जाती है रामगुप्त की। तो समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, एक रामगुप्त थे, एक चंद्रगुप्त द्वितीय थे। रामगुप्त बड़ा था तो उसे पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पे बैठा था, लेकिन वह एक कायर था और निर्बल था। मैं कायर और निर्बल क्यों कह रहा हूँ रामगुप्त के बारे में? देखिए, इसे एक राजा के, कोई इतिहासकार इसे राजा के रूप में मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं, क्योंकि ये बड़ा पुत्र जरूर था लेकिन यह निर्बल और कायर था। अब इसकी कहानी मैं आगे जब आपको चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ा रहा हूँ तब मैं आपको बताऊँगा। तो चलते हैं सीधे चंद्रगुप्त द्वितीय पर। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसे ही डायरेक्ट देखिए 380 में मैंने लिखा है कि समुद्रगुप्त की मृत्यु हुई और चंद्रगुप्त द्वितीय जो था 380 में ही गद्दी पे बैठा। कुछ टाइम के लिए बस रामगुप्त बना था, बट इसने ऐसे घृणित कार्य किए जिसके कारण तुरंत में चंद्रगुप्त ने इसे ही मारकर राज्य अपने अंदर कर लिया। तो समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वह उसका छोटा पुत्र जो था चंद्रगुप्त द्वितीय। मैंने अभी आपको बताया समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, बड़ा पुत्र का नाम रामगुप्त था और छोटे पुत्र का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था। और इसका दूसरा नाम, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो दूसरा नाम था वो देवराज, देवगुप्त, ये भी इसे कहा जाता है। देखिए, गुप्त वंश में जितने भी शासक हुए उनके जो उपनाम हैं वो भी एग्जाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और चंद्रगुप्त सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध हुआ विक्रमादित्य के नाम से वो फेमस हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि वही जो मैंने बताया कि रामगुप्त बीच में थोड़े दिन के लिए शासन करने के लिए आया। और इसका जैसे विशाखदत्त का जो नाटक है देवी चंद्रगुप्तम, उसमें रामगुप्त को चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई बताया गया। ये मैंने भी कहा है, बट अभी साक्ष्य कहाँ से लिए गए हैं वो आप देख लीजिए। विशाखदत्त का जो नाटक है देवी चंद्रगुप्तम, उसमें ही रामगुप्त को चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई बताया गया है। और अब मैं बताता हूँ कि उसे कायर और निर्बल क्यों कहा गया था।
जब रामगुप्त अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक शासकों को सौंपने के लिए तैयार हो गया था, शक शासकों ने जब गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया था, उस समय रामगुप्त वहाँ का शासक था और उसने हार स्वीकार कर ली और अपनी पत्नी को शक शासकों को सौंपने के लिए तैयार हो गया था। तब चंद्रगुप्त ने शक के खेमे में घुसकर उसे पराजित किया और उसे मार भी डाला और फिर बाद में रामगुप्त को भी मार दिया और रामगुप्त की पत्नी यानी खुद की भाभी जो थी उससे, ध्रुव देवी से उसने शादी करके और राजा बना। तो ये किसकी कहानी है? चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी ही बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की, क्योंकि रामगुप्त अपनी पत्नी को शकों के आगे घुटना टेक कर उसे सौंपने जा रहा था और उसे मारकर फिर ध्रुव देवी जो कि रामगुप्त की पत्नी थी उससे शादी करके राजा बना। उसके दरबार में 9 विद्वानों की मंडली हुआ करती थी चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में, जिसे नवरत्न की संज्ञा दी गई थी। ये नवरत्न में कौन कौन से थे? देखिए, नवरत्न ही सिर्फ नहीं थे, इसके अलग भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में बहुत सारे और भी विद्वान थे, लेकिन इन 9 में कौन कौन से थे? कालिदास, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कालिदास किस शासक के समकालीन थे, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। तो कालिदास, अमर सिंह, धन्वंतरी, वराहमिहिर, वररुचि, घटकपर, छपनक, बेलभट्ट और शंकु, ये टोटल 9 हो गए आपके। ये नवरत्न के रूप में संज्ञा प्राप्त थी। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया अन्य कई विद्वान भी थे। वराहमिहिर आप जानते हैं खगोल शास्त्र के विद्वान थे। धन्वंतरी ये चिकित्सा के विद्वान थे। कालिदास एक अच्छे लेखक थे। तो इस तरह से 9 इनके शासनकाल में नवरत्न हुआ करते थे। इसके अलावा ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और आज जो आप न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ते हैं, बाद में न्यूटन ने भी फिर यही साबित किया था जो ब्रह्मगुप्त ने अपने ब्रह्म सिद्धांत में लिखा था। न्यूटन के जो नियम 3 दिए गए हैं उस तरह की बातें ब्रह्मगुप्त ने अपने ब्रह्म सिद्धांत जो पुस्तक लिखा था उसमें उल्लेख किया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ऐसा राजा था जिसने अपनी दूसरी राजधानी स्थापित की थी और उस राजधानी का नाम क्या था? उज्जैनिया जगह को अपनी दूसरी राजधानी बनाने वाला शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके शासनकाल में फाहियान जो था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान कहाँ पे आया? चीनी भारत की यात्रा पर आया और उसने 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत की यात्रा की। और उसने अपने वर्णन में लिखा है कि भारत एक सुखी और समृद्ध देश के रूप में था। चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल को उसने स्वर्ण युग कहा था। किसके शासनकाल को? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को, क्योंकि वह इसी के शासनकाल में भारत भ्रमण पर आया था और यहाँ की सुखी समृद्धि को देखकर उसने इसके शासनकाल को क्या कहा था? स्वर्ण युग कहा था। कौन? यात्री का नाम क्या था? फाहियान। आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में फाहियान आए थे। एक और फेमस हैं जिसको जब मैं हर्षवर्धन जो थे उनके समय में एक चीनी यात्री आए थे। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। वह पहला गुप्त शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे। तो आप ये भी नाम याद रखिएगा, चांदी का पहला सिक्का चलाने वाला गुप्त शासक कौन था? तो विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। एक कहानी इससे मिलती है। एक लौह स्तंभ जो कुतुब मीनार के नज़दीक एक लौह स्तंभ बनाया गया है, वो लौह स्तंभ में यह उल्लेख किया गया है कि इसने चंद्र नामक एक राजा को परास्त किया था। और ये लौह स्तंभ गुप्त कला का भी एक प्रतीक है। मैं आगे जब आपको इसके स्थापत्य कला के बारे में बताऊंगा, गुप्ता पीरियड के स्थापत्य कला के बारे में, तो वहाँ पे मैं इसका वर्णन करूँगा। यही दिल्ली के कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ बनाया गया, आज भी उसमें जंग नहीं लगा हुआ है। तो समझ लीजिए उस समय 335 ईस्वी पूर्व में 399 के लगभग जो
इसका जब बनाया गया था इसको, तो उस समय से आज तक उसमें जंग नहीं लगा हुआ है। तो उसने चंद्र नामक एक राजा को परास्त किया था। इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? दिल्ली के कुतुब मीनार के नज़दीक एक लौह स्तंभ है, उससे हमें पता चलता है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 3 राजवंश, नाग वंश, वाकाटक वंश और कदम्ब राजवंश, इसके साथ इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, इतिहास में साम्राज्य विस्तार का सबसे फेमस जो प्रथा था वो वैवाहिक संबंधों के द्वारा ही किया जाता था। जो भी प्रतिष्ठित राज्य है उससे उसकी बेटी या उसके बहन से, आप राजा की बहन या बेटी से आप शादी कीजिए, फिर उस राज्य से आपका संबंध मधुर हो जाता है। तो इस तरह का कार्य चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी किया था। तो किसकी, कौन कौन से वंश की बात कर रहे हैं? नागवंश, वाकाटक वंश और कदम्ब राजवंश। अब ये तीनों कहाँ कहाँ शासन करते थे, इसके बारे में भी ज़रा जान लीजिए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया था। नाग राजवंश की जो राजकुमारी थी कुबेर नागा, उसके साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह किया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय की ही पुत्री थी प्रभावती गुप्त, जिसकी चर्चा मैंने पहले किया था और बताया था आपको कि ये एक फेमस गुप्त डायनेस्टी के रूलर की पुत्री थी। तो वो फेमस कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय ही था, जिसकी पुत्री का नाम प्रभावती गुप्त था। तो ये हो गया नागवंश के साथ। नागवंश के जो राजकुमारी थी कुबेर नागा, उसके साथ किसने शादी किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने शादी किया था, जिससे एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी और उसका नाम प्रभावती गुप्त था। दूसरा, वाकाटक वंश को कैसे मिलाया? तो वाकाटक वंश के सहयोग पाने, जो सहयोग लेना था, बताऊंगा मैं क्यों सहयोग लेना था। चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया। इसने खुद नागवंश की जो राजकुमारी थी कुबेर नागा, उसके साथ शादी किया। फिर उससे एक पुत्री हुई प्रभावती गुप्त, और उसकी शादी वाकाटक के ही राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया गया। और वाकाटक और गुप्त ये दोनों जब मिले तो इसकी ही सम्मिलित शक्ति से शकों का उन्मूलन किया था, इसलिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम फेमस आता है। तो वाकाटक और गुप्त ये दोनों ही मिलकर शकों पर आक्रमण किया था। और शक जो होते थे वो एक खूंखार जनजाति के लोग होते थे, और उन्होंने बार बार मौर्य साम्राज्य के बाद बार बार उसने भारत के पर आक्रमण करके इसको अधिकार में लेने का प्रयास किया था। तो आगे पढ़ते हैं। कुमार गुप्त 415 से लेकर 467 ईस्वी पूर्व तक किसने शासन किया? कुमार गुप्त प्रथम ने। अब फिर प्रथम क्यों लिखा गया? क्योंकि आगे जब मैं राजाओं को बताऊंगा तो उसमें कुमार गुप्त 2 भी आए हैं। मेनली जो राजा फेमस राजा हुए हैं, जो शक्तिशाली राजा हुए हैं, वो स्कंद गुप्त तक ही होंगे। तो अभी हम पढ़ते हैं कुमार गुप्त। कुमार गुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद 415 ईस्वी में सत्ता पर आया। और यह किसका पुत्र था? ध्रुव देवी। जैसा कि आपने पढ़ा था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी से भी शादी की थी, तो यह ध्रुव देवी के से उत्पन्न हुआ बड़ा पुत्र था। और गोविंद गुप्त इसका छोटा भाई था। कुमार गुप्त का छोटा भाई गोविंद गुप्त था। और कुमार गुप्त के शासनकाल में गोविंद गुप्त कहाँ का राज्यपाल था? वैशाली, वसाठ उस समय कहा जाता था, उसका राज्यपाल था। तो आप वंशावली में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ नाम ही पढ़े होंगे कि कुमार गुप्त था, फिर इस तरह से आपने रिलेट करके नहीं पढ़ा होगा। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये पूरी वंशावली समझ में आ जाएगी। तो कुमार गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। कुमार गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की 2 शादी के बारे में मैंने चर्चा किया था। एक प्रभावती जो पुत्र जन्म ली थी, वो नागा कुबेर नागा जो उनकी पत्नी थी, उससे प्रभावती का जन्म हुआ था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के ही ने सबसे पहले राज्य गद्दी पर बैठने के ही वक्त ध्रुव देवी से शादी किया था। तो ध्रुव देवी से जो पुत्र प्राप्त हुआ था वो 2 पुत्र थे। एक ये
गोविंद गुप्त और एक कौन थे, कुमार गुप्त। तो गोविंद गुप्त उसका छोटा भाई था और कुमार गुप्त इसने क्या किया था, बसाठ या वैशाली पर शासन किया था, राज्यपाल था। और कुमार गुप्त के शासन के बारे में जो जानकारियां हैं वो भीतरी अभिलेख, भिलसाद स्तंभ लेख, गढ़वा अभिलेख, इन सभी जगहों से मिलती हैं। और सबसे ज़्यादा जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं गुप्त शासकों में, सबसे ज़्यादा अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं वो कुमार गुप्त के ही बारे में प्राप्त हुए हैं। इसका डिफरेंट नाम जो दिया गया था वो श्री महेंद्र, अजीत महेंद्र, महेंद्रात्य और महेंद्र कुमार। तो आप महेंद्र से रिलेटेड जो भी है, श्री महेंद्र, अजीत महेंद्र, ये सारी उपाधि किसको दी गई थी, कुमार गुप्त प्रथम को दी गई थी। इसने गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया था, उत्तर बंगाल से काठियावाड़ तक था और हिमालय से लेकर नर्मदा नदी के तट तक था। तो ये बंगाल आपका ईस्ट में हो गया, ईस्ट से लेकर काठियावाड़ वेस्ट में यहाँ तक था। फिर अगर नॉर्थ की बात करें तो हिमालय से लेकर साउथ में नर्मदा नदी तक इसके साम्राज्य फैले हुए थे। कुमारगुप्त प्रथम ये भी वैष्णव धर्मानुयायी था, लेकिन धर्म सहिष्णु, अपने जैसे ही इसके ऊपर जो भी थे वो भी धर्म सहिष्णु थे। तो कुमारगुप्त भी क्या था, धर्म सहिष्णु था। और ऐसा माना जाता है कि इसके दादा समुद्रगुप्त ने जिस तरह से अश्वमेध यज्ञ करवाया था, अश्वमेध यज्ञ के सिक्के जारी किए थे, उसी तरह से कुमारगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ के सिक्के जारी किए थे। और इसने मयूर आकृति की रजत मुद्राएं भी जारी की थी। फिर इसके शासनकाल के दौरान हुनों ने बहुत बार आक्रमण किया था। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पूछा जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बौद्ध का प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र है, उसकी स्थापना किसने किया था। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने ही करवाया था। अब यहाँ पे पुष्यमित्र, इसने गुप्त वंश पे आक्रमण किया था और कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु उसी वक्त हो जाती है, 455 ईस्वी पूर्व में मृत्यु हो जाती है। कुमारगुप्त प्रथम के बाद स्कंदगुप्त गद्दी पे बैठता है, 455 से लेकर 467 ईस्वी पूर्व तक यह गद्दी पर रहता है। और इसकी मृत्यु जब होती है तो उस समय स्कंदगुप्त जो था वो सिंहासन पर बैठा और सबसे जिस तरह इसके पिता की मृत्यु किससे लड़ते हुए हुई थी, पुष्यमित्र के आक्रमण के समय ही हो गई थी। तो स्कंदगुप्त जो था उसने पुष्यमित्र को सर्वप्रथम पराजित किया था और उस पर विजय प्राप्त किया। अब स्कंदगुप्त के ही शासनकाल में इसके जो छोटे चाचा थे, मतलब इसके पिता का नाम कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त दो भाई थे, एक गोविंद गुप्त और एक कुमारगुप्त। तो इसके छोटे चाचा जो हुए स्कंदगुप्त के छोटे चाचा गोविंद गुप्त, इन्होंने मालवा का गवर्नर के पद पे ये थे और इन्होंने इसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। स्कंदगुप्त ने शको हुनों को भी हराया और इसने जो उपाधि धारण की वो शक्रादित्य की उपाधि धारण की। तो ये भी एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न शासकों में से कौन से गुप्त शासक ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। तो शकों को हराया किसने था, स्कंदगुप्त ने हराया था, इसीलिए उसे शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। और कौन कौन सी उपाधि दिया गया था स्कंदगुप्त को, विक्रमादित्य, क्रमादित्य, ये सारी उपाधियां कहा गया है। एक और कहोम अभिलेख में ये लिखा हुआ मिलता है कि स्कंदगुप्त को शक्रोपन भी कहा जाता था। यह भी एक वैष्णव था और अपने पूर्ववर्ती जितने भी राजा हुए थे उसकी ही तरह सहनशीलता की नीति को अपनाया था दूसरे धर्म के प्रति। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारी वर्षा हुई थी और उसके कारण सुदर्शन झील जो था वो टूट गया था, उसका बांध टूट गया था। इसने बहुत ज़्यादा रुपया इन्वेस्ट करके उसको बनाया और ऐसा माना जाता है, इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि स्कंदगुप्त साम्राज्य विस्तार से ज़्यादा वह जनता की भलाई पे ध्यान देता था। रोड, सड़क,
इन सभी सड़क जैसे हो गए, विद्यालय हो गए, इस तरह की जो भी चीज़ें थी, जो विकास के लिए चीज़ें थी, उस पर यह ज़्यादा ध्यान देता था। स्कंदगुप्त राजवंश का आखिरी शक्तिशाली शासक था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो स्कंदगुप्त तक जो गुप्त साम्राज्य था वो भारत को एक एकीकृत करके एकता में बांध के रखने के लिए काफ़ी था। इसके बाद जितने भी शासक हुए वो कमज़ोर शासक हुए और धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का पतन भी होते चला गया। तो स्कंदगुप्त जो था वही गुप्त राजवंश का आखिरी शासक था और इसकी मृत्यु 467 ईस्वी में हो गई। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद भी गुप्त राजवंश लगभग 100 वर्षों तक बना रहा, लेकिन वो धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया। तो आगे के राजाओं के बारे में हम डिटेल में नहीं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में जानते हैं। तो स्कंदगुप्त का ही पुत्र था, ये कुमारगुप्त का ही पुत्र था पुरुगुप्त। अब देखिए, स्कंदगुप्त राजा बना था और स्कंदगुप्त किसका पुत्र था? कुमारगुप्त का पुत्र था। उसी तरह पुरुगुप्त भी स्कंदगुप्त का भाई था और कुमारगुप्त का पुत्र था। स्कंदगुप्त ये सौतेला भाई हो गया। स्कंदगुप्त की जब मौत हुई तब तक तो वो बूढ़ा हो गया था, तो पुरुगुप्त बुढ़ापा अवस्था में राज सिंहासन पर बैठा था। क्यों? क्योंकि स्कंदगुप्त को कोई पुत्र नहीं था। तो पुरुगुप्त जो कि स्कंदगुप्त का भाई था, स्कंदगुप्त के मरने के बाद वो राजगद्दी पर बैठा, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? बूढ़ा ही होगा। उसने सुचारू रूप से राज्य को नहीं चला पाया और इसके ही शासनकाल से, पुरुगुप्त के ही शासनकाल से गुप्त साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। अब कुमारगुप्त द्वितीय, पुरुगुप्त का उत्तराधिकारी जो था वो कुमारगुप्त द्वितीय था। इसके बाद बुद्धगुप्त के बारे में जानते हैं। कुमारगुप्त द्वितीय के बाद बुद्धगुप्त जो था वो शासक बना और यह पुरुगुप्त का ही पुत्र था और इसकी माँ का नाम क्या था? चंद्र देवी। इसने 475 ईस्वी पूर्व से 495 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। देखिए, ये सभी जितने भी इन्फॉर्मेशन अभी मैं आपको दे रहा हूँ ये सिर्फ एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जिसको मैंने इसमें इंक्लूड किया। स्कंदगुप्त तक मैंने पूरी भी डिटेल में जानकारी दी। इसके बाद अभी जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं राजाओं से संबंधित, मौर्य के जो पतन के समय जो राजा थे उनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, मैंने उसको बस इंक्लूड किया है। आप इसको वन लाइनर के रूप में भी एक बार दिमाग में ले सकते हैं। ह्वेनसांग के अनुसार बौद्ध मत का अनुयायी था। कौन? जो ये शासक था बुद्धगुप्त, वह बौद्ध मत का अनुयायी था। तो आप नाम जरा याद रखिएगा। अभी तक जितने भी शासक थे वे वैष्णव धर्म को मानते थे, विष्णु के उपासक थे, लेकिन एक शासक ऐसा भी हुआ बुद्धगुप्त जो बौद्ध मत का अनुयायी था। उसने नालंदा बौद्ध महाविहार को काफ़ी धन दिया था। किसने? बुद्धगुप्त ने। और इसका नाम भी जैसा जाहिर है बुद्धगुप्त। तो आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गुप्त राजवंश का कौन सा ऐसा शासक था जो कि बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो बुद्धगुप्त। उसके बाद नरसिंहगुप्त बालादित्य। बुद्धगुप्त की मृत्यु के बाद उसका ही छोटा भाई नरसिंहगुप्त जो था वो शासन पे आया और गुप्त साम्राज्य को 3 भागों में बट गया था। गुप्त साम्राज्य इसके समय तक मगध, मालवा और बंगाल में बट गया था। मगध में कौन शासन कर रहा था? नरसिंहगुप्त खुद शासन कर रहा था। मालवा में भानुगुप्त और बिहार में और बंगाल के क्षेत्र में, बिहार बंगाल के क्षेत्र में वैन्यगुप्त जो था वो अपना स्वतंत्र शासन स्थापित कर लिया था। देखिए किस तरह से बढ़ते जा रहा है। पुरुगुप्त तक कमज़ोर पड़ा, फिर उसके बाद कुमारगुप्त द्वितीय और बुद्धगुप्त आए। बुद्धगुप्त समय तक वह बौद्ध मत का धर्मावलंबी था और उसके बाद उसके छोटा भाई नरसिंहगुप्त जब गद्दी पर आए तो जो साम्राज्य था वो 3 भागों में बट गया, मगध, मालवा और बंगाल, और उसके शासक प्रमुख हो गए। नालंदा के मुद्रा लेख में नरसिंहगुप्त को परम भागवत कहा गया। ये भी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि परम भागवत की उपाधि किस गुप्त साम्राज्य को दी गई थी? तो ये नरसिंहगुप्त को दिया गया था। आगे देखते हैं कुमारगुप्त तृतीय। नरसिंहगुप्त के बाद उसका पुत्र जो था कुमारगुप्त तृतीय, वह मगध के सिंहासन पर बैठा। दामोदर गुप्त
कुमारगुप्त तृतीय के निधन के बाद दामोदर गुप्त गद्दी पर बैठा। फिर उसके बाद महासेन गुप्त बैठा। किसका पुत्र था? दामोदर गुप्त का पुत्र था महासेन गुप्त। और ऐसा माना जाता है कि महासेन गुप्त पराक्रमी राजा था। तो पराक्रमी होके भी अब क्या फ़ायदा है, जब सारा राज्य विघटित होते जा रहा है। तो उस समय तक ज़्यादा फायदा नहीं हुआ और मगध का अंत में पतन गुप्त राजवंश का अंत में पतन हो गया। देवगुप्त की बात करें तो महासेन गुप्त के बाद उसका ही पुत्र देवगुप्त मालवा का शासक बना और इसके दो सौतेले भाई थे, कुमारगुप्त और माधव गुप्त। और मैं बताऊंगा माधव गुप्त जो था उसके शासनकाल में पूरी तरह से गुप्त साम्राज्य जो था वो समाप्त हो गया। देखिए यहाँ जरा आप लाइन ही मैं पढ़ रहा हूँ। देवगुप्त ने गौड़ शासक, अब पहले ये याद रखिए महासेन गुप्त का दो पुत्र था, एक देवगुप्त जो था वो महासेन गुप्त का पुत्र था और उसका देवगुप्त का दो सौतेला भाई था, एक कुमारगुप्त एक माधव गुप्त। तो देवगुप्त ने जो था उसने गौड़ शासक शशांक के सहयोग से कन्नौज के मोखरी राज्य पर आक्रमण कर दिया था। ये शशांक जो था वो हर्षवर्धन इसका सबसे बड़ा शत्रु भी था। तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है, ज़रा आप यहाँ से गौर से पढ़िए। तो देवगुप्त ने क्या किया था, शशांक की सहायता लेकर कन्नौज के मोखरी राज्य पर आक्रमण कर दिया था और गृहवर्मा की हत्या कर दी थी। मोखरी राज्य में वहाँ पे शासन कौन कर रहा था? गृहवर्मा, उसकी हत्या कर दी थी। और यहीं से प्रभाकर वर्धन का जो पहला पुत्र था वो राज्यवर्धन था और उसने देवगुप्त पर आक्रमण करके उसे मार डाला। अब देवगुप्त ने आक्रमण किया था, देवगुप्त को हर्षवर्धन ने क्या किया था? मार डाला। अब हर्षवर्धन किससे बदला लेगा? शशांक से, क्योंकि उसने सहायता किया था। तो वही हुआ। माधव गुप्त का जब हम राज्य पीरियड पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं हर्षवर्धन के समय में माधव गुप्त मगध के सामंत के रूप में शासन करता था। ये पूरी तरह से गुप्त राजवंश अब खत्म ही हो चुका है। ये हर्षवर्धन के सामंत के रूप में माधव गुप्त ने शासन किया था। हर्ष का घनिष्ठ मित्र भी था और विश्वास पात्र भी था। हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या की थी और उस समय उसका साथ देने के लिए माधव गुप्त भी रहा। तो आप कितना देख रहे हैं, 650 ईस्वी, लगभग 650 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य बना रहा और उसके बाद गुप्त साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो हर्ष की मृत्यु के उपरांत उत्तर भारत में अराजकता फैली। माधव गुप्त ने भी अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। तो ये सारी घटनाएं हुई। अब गुप्त काल का पतन जरा सा देख लेते हैं। क्यों गुप्त काल के पतन का मेन कारण क्या था? ये कारण बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि गुप्त शासक जो भी थे वो उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित नहीं कर पाए थे और जितने भी, चाहे वो हुंड है, शक है, ये जो भी आक्रमण करते थे ये उत्तर भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा से ही आक्रमण करते थे। और गुप्त साम्राज्य के बाद भी कई राज्यों का उदय हुआ जिन्हें मैं आगे के वीडियो में कवर करूंगा। मैं आपको राज्यवंश का नाम बता देता हूं। उत्तर भारत में कन्नौज के हर्षवर्धन राज्य का हुआ, दक्षिण भारत में वातापी के चालुक्य का उदय हुआ और दक्षिण भारत में ही कांचीपुरम के पल्लवों का उदय हुआ। मतलब कौन कौन सा राजवंश आ गया? वर्धन वंश जो कि हर्षवर्धन थे, कन्नौज के हर्षवर्धन, वर्धन वंश का प्रारंभ हो गया। फिर उसके बाद वातापी के चालुक्य वंश का प्रारंभ हुआ और कांचीपुर के पल्लव वंश का प्रारंभ हुआ। तो अगले वीडियो में मैं इन्हीं सब को कवर करूँगा। वातापी के चालुक्य, पल्लव वंश और वर्धन वंश, इन सभी वंशों को कवर करूँगा। तो अब हम जानते हैं गुप्त साम्राज्य का प्रशासन कैसा था। यहाँ से आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग, देखिए बीच में वीडियो जो था स्कंदगुप्त के बाद की जो भी कहानियाँ हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इम्पोर्टेंट था, मैंने इसीलिए उसको बताया। और अभी से जो भी बता रहा हूँ वो फिर से एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो गुप्त साम्राज्य का जो प्रशासन था उसमें फाहियान ने
बहुत ज़्यादा प्रशंसा किया है। कहा है कि सारी शक्तियाँ जो थी वो राजा के पास केंद्रित होती थी। राजा जो भी होते थे वो देवत्व के सिद्धांत का पालन करते थे। देवत्व का सिद्धांत कहने का मतलब क्या है? खुद को देवता मानना। ये उपाधि धारण करते थे, परमेश्वर की उपाधि, महाराजाधिराज की उपाधि, परम भट्टारक की उपाधियाँ धारण करते थे। इससे पता चलता है कि ये खुद को देवता मानते थे, खुद को ही भगवान मानते थे। गुप्त शासकों के पास एक विशाल सेना होती थी जिसमें जबरन मजदूर और विष्टि इन सभी को शामिल कर लिया जाता था। फिर जितने भी सामान्य विवाद होते थे राजा उन सभी का फैसला करता था। मतलब जितने भी विवाद होते थे उन सभी का विवाद का फैसला कौन करता था? राजा करता था। और इस काल में जो भी सज़ा दी जाती थी वो मामूली सी सज़ा दी जाती थी। मंत्रियों का एक परिषद होता था, जैसे आज मंत्री परिषद होता है उसी तरह गुप्त काल में मंत्रियों का एक परिषद होता था जो राजा को सहायता प्रदान करता था। गुप्त काल का सबसे प्रमुख अधिकारी जो था उसको कुमारामात्य कहा जाता था। कुमार आमत्य, अगर आप इसको तोड़िएगा तो कुमार आमत्य होंगे। आमत्य मतलब मंत्री, कुमार। तो कुमारामात्य जो था वो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। जो असैन्य अधिकारी की बात हमने किया था उसमें सबसे प्रमुख जो होते थे वो कुमारामात्य होते थे। गुप्त काल के शाही मुहर जो भी थे उसमें गरुड़ जो पक्षी होता था, चूँकि सभी भगवान विष्णु के क्या थे? उपासक थे। किसको? बुद्धगुप्त को छोड़कर, क्योंकि बुद्धगुप्त किसका था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसको छोड़ के जितने भी शासक थे सभी क्या थे? भगवान विष्णु के सेवक थे। तो गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है, तो इसके शाही मुहर पे गरुड़ का चिन्ह क्या होता था? अंकित होता था। और जो सातवाहन वंश, मैंने जो पीछे आप मेरे वीडियो को देखिए, सातवाहन वंश इससे पहले के ही वीडियो में मैंने कवर किया था। तो सातवाहन वंश में मैंने बताया था आपको भूमि अनुदान, जो पुजारी लोगों को भूमि दान में दिया जाता था वो प्रथा सातवाहन ने ही प्रारंभ किया था। और उसको नियमित करने का श्रेय जो था वो गुप्त राजवंश को ही जाता था। और समुद्रगुप्त के शासनकाल में एक नया पद सृजन हुआ जिसको संधि विग्रह कहा जाता था। और ये संधि विग्रह का क्या होता था? संधि विग्रह का मतलब होता था कि वो एक ऐसा पोस्ट था किस राजा के साथ संधि करना है और किस राजा के साथ युद्ध करना है, इस चीज़ को देख रेख करने के लिए संधि विग्रह पोस्ट का सृजन किया गया। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, समुद्रगुप्त के ही समय में उसके दरबारी कवि हुआ करते थे हरिसेन, जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति भी लिखा था, उसे ही यह पद दिया गया था। किसे? हरिसेन को संधि विग्रह का पद दिया गया था। अब जरा हम जानते हैं गुप्त काल के दौरान कला और वास्तुकला में क्या थी। वास्तुकला मतलब भवन निर्माण, ये सारी चीज़ें क्या थी और कला का विकास किस तरह से हुआ था। ऐसा कहा जाता है रामायण और महाभारत गाथा काव्य जो था इसी काल में आकर संपूर्ण हुआ था। स्कंदगुप्त का आपने देखा था भीतरी गांव का एकास्म अभिलेख। अच्छा, एकास्म अभिलेख कहने का मतलब क्या है? एकास्म अभिलेख का मतलब ये है, एक अस्म मतलब एक ही पत्थर पर जो अभिलेख बनाया गया है उसको एकास्म अभिलेख कहा जाता है। तो स्कंदगुप्त का भीतरी गांव का एकास्म अभिलेख जो है वो बहुत ही उल्लेखनीय है। और जैसा कि आप जानते हैं मंदिर निर्माण की दो श्रेणियां होती है, दो शैलियां होती है, एक नागर होती है, एक द्रविड़ शैली होती है। नागर शैली जो उत्तर भारत में जिस तरह के मंदिर होते हैं उसको कहा जाता है, और द्रविड़ शैली जो कि दक्षिण भारत के मंदिर होते हैं उसको कहा जाता है। तो ये दोनों ही शैलियाँ गुप्त काल में क्या थी? फेमस थी। तो सारनाथ में बुद्ध प्रतिमा का पता लगाया गया, गुप्त कला का एक अद्वितीय उदाहरण था। गुप्त प्रतिमा, सारनाथ में जो बौद्ध भगवान बुद्ध जो उपदेश दे रहे थे इसकी एक प्रतिमा मिली है, इसका पता लगाया गया गुप्त काल में। और इस काल में गांधार कला अनुपस्थित थी। मौर्य काल में गांधार कला जो था वो प्रचलित था, लेकिन इस काल में गांधार कला अनुपस्थित थी। मथुरा से एक मूर्ति प्राप्त हुआ है जिसमें खरे अवस्था में बुद्ध की एक मूर्ति प्राप्त हुई है, उसमें ग्रीक शैली भी देखी गई है। तो आपने जैसा मंदिर निर्माण का देखा, नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों प्रचलित था, उसी तरह ग्रीक शैली भी क्या थी? फेमस थी उस समय में। और ईंट और पत्थर जैसी अस्थाई सामग्री का प्रयोग इस काल में ही प्रारंभ हुआ था। किसके लिए?
मंदिर निर्माण के लिए। इसमें बहुत सारे मंदिर हैं, जिसमें से एक फेमस मंदिर है, आप उसको दिमाग में रखिए और सभी को बस पढ़ लीजिए। तिगवा का विष्णु मंदिर, ये जबलपुर में था। भूमड़ा का शिव मंदिर, ये मध्य प्रदेश में था। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये मध्य प्रदेश में था। ये सभी गुप्त काल में बनाए गए मंदिर थे। इसमें से सबसे फेमस जो है वो हाईलाइटेड है यहाँ पे, उसको आप देख लीजिए और याद भी कर लीजिए क्योंकि पूछा गया है एग्जाम में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये झांसी उत्तर प्रदेश में है और ये बहुत ही फेमस है। इसके बाद ग्वालियर के पास जो बाघ गुफा है, उसमें अधिकांश चित्रों में गुप्त कला की महानता का प्रतीक के रूप में वो है। अजंता में अधिकांश चित्र जो बुद्ध के जीवन को प्रदर्शित करते हैं, वो भी गुप्त शासकों के ही काल में बनाए गए थे। इसके बाद हम जानते हैं कालिदास, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जो आपने पढ़ा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसके ही दरबारी कवि, नवरत्न पढ़े थे ना, तो उसी में चंद्रगुप्त कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। और उनकी जो कालिदास की जो सर्वोत्कृष्ट कृतियाँ हैं वो भी कभी कभी पूछा जाता है। कौन कौन सी हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका, अग्निमित्र। देखिए ये अग्निमित्र मैंने पढ़ाया था इससे पहले के वीडियो में। एक राजा थे जिनकी प्रेमिका का नाम मालविका था, तो इनकी ही कहानी को कालिदास ने मालविका अग्निमित्र पुस्तक में लिखा था। तो आप मेरे पिछले वीडियो को अवश्य देखिए। विक्रम उर्वशीय, ये कहानी कालिदास ने लिखा था। कुमार संभवम, ऋतु संहार, तो कितने हो गए? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्र, विक्रम और वंशीय, उसके बाद कुमार संभवम, ऋतु संहार, मेघदूत, ये सारे के सारे कालिदास के प्रमुख क्या थे? इतिहास मतलब नाटक थे। और इसके अलावा 2 महाकाव्य की भी रचना, जो कि रामायण और महाभारत, ये सभी की रचनाएं भी इस काल में हुई थी। गुप्त काल के दौरान धातु कर्म का भी महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। धातु कर्म मतलब धातु, जो भी जैसे कांसे की मूर्तियाँ या फिर कांसा, तांबा, इन सब चीज़ों की मूर्तियों के बारे में पता चला है। तो इसमें धातु कर्म के भी मूर्तियाँ पाए गए हैं। इस कैसे पता चला है? तो सुल्तानगंज से जो बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है वो तांबे की मूर्ति थी और आज भी बर्मिंघम संग्रहालय में इसे रखा गया है। दिल्ली का जो लौह स्तंभ, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था, कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ था जिससे चंद्र नामक राजा को हराया था, इसके बारे में पता चलता था। तो वो लौह स्तंभ आज भी जंग रहित है। इससे पता चलता है कि धातुकर्म भी इस काल में क्या था? ज़्यादा विकसित था। चंद्रगुप्त द्वितीय और उसके उत्तराधिकारियों ने सोने, चांदी, तांबे के सिक्के जारी किए थे। वहीं पे समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त एक महान कवि था। हरिसेन उसके दरबार में विद्वानों को संरक्षण दिया करते थे। और अब आगे थोड़ा नाम आप याद रख लीजिए। काव्यादर्श और 10 कुमार चरित्र, इस दोनों के लेखक कौन थे? दंडिन। ये डायरेक्ट पूछा जाता है 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन हैं? तो कौन थे? दंडिन थे। सुबंधु ने वासवादत्त नामक पुस्तक लिखी थी और इस काल में एक प्रसिद्ध लेखक विशाखदत्त हुए। उन्होंने मुद्रा राक्षस, आपने इसका नाम कितना बार याद किया होगा वन लाइनर में, विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस, और एक और नाम आप याद रखिए, देवी चंद्रगुप्तम। ये दोनों पुस्तक को विशाखदत्त ने लिखा था। और ये जितने भी नाम मैं अभी आपको बता रहा हूँ, चाहे वो पुस्तक हो या लेखक हो, ये सभी कहीं ना कहीं गुप्त काल से संबंधित हैं। तो गुप्त काल के दौरान पंचतंत्र का भी विकास हुआ था, जिसके लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। इसके बाद मृच्छकटिकम, इसको किसने लिखा था? शूद्रक ने लिखा था। और इसी काल में भावरी द्वारा रचित किरातार्जुनियम, ये मतलब अर्जुन और शिव के बीच जो संवाद था, अर्जुन को शिव भगवान की एक लड़ाई हुई थी दोनों में, वो हराने का भी कार्य किया था, उसकी चर्चा इसमें की गई है। तो किरातार्जुनम ये एक पुस्तक है। फिर उसके बाद बौद्ध लेखक अमर सिंह ने अमरकोश नामक पुस्तक की भी रचना की थी। तो ये अमर सिंह दरबारी नवरत्नों में ही एक थे, विक्रमादित्य के दरबार में। तो ये आपने अभी गुप्त साम्राज्य के बारे में जाना। मेरे अन्य ऐसे ही वीडियो को
देखने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, जिससे आप समय समय पर मेरे द्वारा डाले गए वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।